तो ये काम जरूर है। पहली बात तो ये कि खबरें पढ़ना और देखना बंद कर दो। पहला काम तो ये करें, ठीक है। दूसरा काम आप ये करें कि आप मार्केट में जिस किस्म के लोगों के साथ बैठते हैं, जो आपको जो है सिर्फ वही दिखाते हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं। तो ब्रायन ट्रेसी कहता है कि ये तो मौसम की तरह है, मौसम आपको अपने अंदर का खुद बदलना है, बाहर के मौसम से इसका ताल्लुक थोड़ी है। तो आप जो है वो ऐसे लोगों के साथ बैठना छोड़ दें। तन्हाई जहर आलूद जहनियत रखने वाले दोस्तों से कहीं बेहतर है। और अगर कोई अच्छा ऐसा दोस्त मिल जाता है कि जिसके अंदर जो है वो उम्मीद मौजूद है, तो फिर आप उसके साथ जो है अच्छा। यहाँ पर जो है जब मैं कई जगह बात की तो वो कहते हैं कि सर आप जो उम्मीद की बात करते हैं तो फिर रियलिस्टिक तो नहीं हुई है। ये तो सवाल हो सकता है, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन जो आदमी उम्मीद देख रहा होता है ना, वो बड़ा माइंडफुल होता है, क्योंकि वो जजमेंटल अप्रोच के साथ जो चारों तरफ मुआशरे में फैली हुई है उसके मुताबिक जो चीज़ों को तोल नहीं रहा होता। तो उस स्पाइरल से निकलने के लिए अच्छा, जितना स्पाइरल जो है वो आपका यानी जितने ज़्यादा भंवर में आदमी फंसा होगा उतना ज़्यादा अर्सा लगेगा उसको निकलने के लिए। इस वजह से जब डॉक्टर जॉन कबर्ट जिन ने 1992-93 में माइंडफुल वे थ्रू डिप्रेशन शाये की, तो 25 साल के तजर्बे के बाद उसने ये बताया कि आपको कम से कम जो है इस हैबिट को चेंज करने के लिए, ये जो आपकी जो जजमेंटल अप्रोच वाली हैबिट है और आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते, इसके लिए इसमें से निकलने के लिए आपको कम से कम जो है वो 66 दिन चाहिए। 8 हफ्ते, 8 से 9 हफ्ते, 8 से 10 हफ्ते। और आज दर्जनों रिसर्चेस के बाद ये बात साबित हो चुकी है कि किसी भी हैबिट को तब्दील करने के लिए आपको 8 से 10 हफ्ते चाहिए। अगर किसी ने पावर ऑफ हैबिट किताब पढ़ी है तो उसमें जो है मुसन्निफ ने, अमेरिकन सहाफ़ी है, उसने दर्जनों ऐसी रिसर्चेस का जो पूरी दुनिया में हुई हैं जिक्र किया है, जिनसे साबित हो गया है कि कम से कम 8 हफ्ते और 10 हफ्ते जो है वो इसको आपको एक चीज़ पर अमल करना होगा। अगर आप एक हैबिट पर, एक नई हैबिट पे कम से कम आपको जो है वो 70 दिन अमल करना होगा, तब जाकर आप उस पुरानी हैबिट को तब्दील करने के काबिल होंगे। ये जो हमारे यहाँ माइंड साइंस वालों के यहाँ जो ये 21 दिन का जो फ़लसफ़ा मौजूद है ना, साइंस को प्रूफ नहीं करती, अभी भी पॉपुलर है, ठीक है। और इस पर जो है डॉक्टर जो डिस्पेंसर ने भी जो है वो बात की है। जो साइंटिफिकली प्रूवन है वो 66 दिन है कम से कम। और पावर ऑफ हैबिट दूसरे, रॉबिन शर्मा को सभी जानते होंगे, द मैन हू सोल्ड हिज फेरारी वाला, ठीक है। उसकी अभी जो है जी हाँ, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, उसकी किताब अभी, उसका एक नॉवेल आया है, तकरीबन 500 सफ़े का नॉवेल है, जो 2022 में शायद आया, 2021 या 22 में। उसके 2 तर्जुमे उर्दू में शाये हुए हैं, एक जो है नदीम भट्ट ने लाहौर से किया और दूसरा मेरा तर्जुमा है। तो अगर कोई तर्जुमा पढ़ना चाहे तो वो तर्जुमा ही पढ़ सकता है। वो नॉवेल है बुनियादी तौर पे, लेकिन वो पर्सनल डेवलपमेंट का नॉवेल है। तो नॉवेल का जो नाम है द 5 AM क्लब, द 5 AM क्लब, ये इंग्लिश में है और उर्दू में जो है वो मैंने जो उसका तर्जुमा किया अभी मेरे जहन से उसका नाम निकल, तो वो भी जो है वो 415 सफ़े पे शायद उर्दू का भी तर्जुमा है मेरा वाला है। तो उसने जो है वो एक जगह पर पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, वो नॉवेल के अंदाज में, लेकिन बड़ा दिलचस्प है। उसमें सारी बिल्कुल जो हमारी क्लासिक थ्योरीज़ हैं पर्सनल डेवलपमेंट को, उसको बड़े दिलचस्प अंदाज में उसने बयान किया। तो उसमें जो हैबिट के बारे में जो उसने बयान किया है, तो वो उसने जो है वो इन जो 70 दिन है उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है कि 22 दिन और 22 दिन, ठीक है। पहला हिस्सा जो है, पहला जो जब आप माइंडफुलनेस पे जब आप पहले 22 दिन काम करते हैं, तो आपकी जो पुरानी हैबिट है नॉन माइंडफुल एटीट्यूड की, वो जो है वो उसकी इमारत ढहती है, उस इमारत को आप गिराते हैं। ये कोई इमारत बन चुकी है ना कई साल की, उसमें उसके बाद जो है
दीगर 22 दिन में आप उस ज़मीन को जो है हमवार करते हैं। जैसे ज़मीन पर कोई बीज लगाने से पहले आपको ज़मीन पर हल चलाना पड़ता है, तो पहले आप उस पर दूसरे मरहले में दूसरे 22 दिन में आप उस पर हल चलाते हैं, उसको हमवार करते हैं, और तीसरे 22 दिन में आप उसको जो है वो कल्टीवेट करते हैं, उसमें आप बीज बोते हैं। ठीक है, तो अक्सर लोगों के जहनों में ये भी सवाल होता है कि जनाब हम जो है वो आपका सेशन लिया था उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरे पास जो लोग आते हैं ना, मेरे पास जो ज़्यादा केसेस आते हैं, तो मेरे पास जो है वो स्ट्रेस डिप्रेशन के केसेस आते हैं, तो हम जो है वो 13 हफ्ते कहते हैं, 90 दिन। ठीक है, तो वो आमतौर पे होता है कि वो 2-3 सेशन लिए, उसके बाद जो है लोग वो शिकायत कर देते हैं कि नहीं सर वो आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अफाका नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं भाई हम जो है वो बिल्कुल जो है हमारे पास जो है कोई दवा तो है नहीं कि हम जो है वो आपको जादू की छड़ी नहीं है ना, हमारे पास दवा है कि वो आपके दिमाग को सुन कर दिया गया। तो आपको जो है वो 90 दिन के बाद आप उससे बात कीजिएगा। और अफसोस ये है कि सिर्फ 10% मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो 90 दिन पूरा करते हैं। हाँ, और वो लेकिन जिन लोगों ने 90 दिन पूरे किए उनको 100% फ़ायदा हो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब आप उसको प्रोग्राम करते हैं आने से पहले कि 90 दिन में फ़ायदा होता है, उसका माइंड सेट हो चुका होता है। देखिए हिप्नोसिस के जरिए यही बात होती है, वरना ऐसे भी मैं खुद थोड़ा बहुत करते हूँ कोशिश। तो मेरे केसेस में ऐसा हुआ है कि पिछले दिनों थोड़ा टाइम लगा, अच्छा बंदे का बाइक है, पिछले हफ्ते की बात है, बाइक है मगर चलाता नहीं, उसने क्या करा, मैं चलाता हूँ बाइक, तो मुझे डर लगता है, किस बात से डर लगता है कि लोग सामने आ जाएगा। अच्छे मैंने पूछा आप नहीं चलाते बाइक, तो उसने बोला इसलिए कि लोग आते हैं, तो क्या होगा, बोले ये होता है कि अगर वो टकरा ना जाए। मैंने कहा ऐसे करें गाड़ी में ब्रेक लगवा दी, ब्रेक तो है सबसे बस ये है कि मेरा मतलब चैलेंज करना नहीं, मगर मैं अपना एक्सपीरियंस बयान करना चाहता हूँ। जब हम किसी को पहले ये बात कहते हैं कि 22 दिन 25 दिन 30 दिन, हर एक का बंदे का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, तो जो माइंड सेट आप बना के किसी को बुलाते तो उतने ही दिन रहेगा। वरना ऐसा भी होता है कि आप लीजिए चुटकी बजाऊंगा होगा तो उसका ब्रेन इतनी जल्दी से एक्सेप्ट ये बनेगा। हाँ, ये मेरा तजुर्बा है। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और सबका अपना काम करने का तरीक़ेकार होता है। और चूँकि हमने तो जो मेरे पास जो है एक तो अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन एकेडमी ऑफ कोचिंग की मेरी पूरा 1 साल का कोचिंग प्रोसेस था। उस ज़माने में $500 देते थे पर मंथ, तो और फिर और इस तरीके से तो कोचिंग में जो है वो हम लोग कभी जो है वो हमें जो असातिज़ा ने हमें सिखाया हुई है कि नहीं जी आप जो है वो पहले से आदमी को बता दें कि आप इतना अरसा लगेगा, और उसकी वजह सिर्फ जो है मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन देखिए हर एक का अपने प्रैक्टिस का एक तरीका होता है ना। आपकी अप्रोच बिल्कुल दुरुस्त है और इफेक्टिव है। अच्छा, मैंने जो कोशिश की सिर्फ देखने के लिए समझा, मैं समझा कि दिमाग किस तरह काम करता है, तो काम से इस्तेमाल करना चाहिए। जी है। तो माइंडफुलनेस में जब आप माइंडफुलनेस बेस्ड कोचिंग या माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जब आप कर रहे होते हैं, तो कम से कम जो है वो आपको 70 दिन आपको चाहिए होते हैं किसी भी हैबिट को तब्दील करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, अभी बीच में भी ये सवाल आया था कि जनाब इमोशंस, अब हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारे इमोशंस पैदा करते हैं, और हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हमारे एक्शंस हमारा बिहेवियर पैदा करते हैं। ठीक है, टोनी रॉबिन्स ने अनलिमिटेड पावर में लिखा है इमोशन क्रिएट्स मोशन एंड मोशन क्रिएट्स इमोशन। तो दोनों जो है वो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, और इन सब का जो लेकिन जो बीज है वो हमारे थॉट्स होते हैं। माइंडफुलनेस इमोशंस से एक स्टेप आगे, या ये कह लीजिए कि एक और एक डीप में जाकर काम करती है। माइंडफुलनेस आपकी सेंसेशंस पर काम करती है। इमोशंस और फीलिंग्स को तो हम खूब अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, लेकिन फीलिंग्स इमोशन सेंसेशन जो है आमतौर पर माशरे में इनका चर्चा नहीं, और पाकिस्तान में तो खैर इसका चर्चा क्या होगा। जो माइंडफुलनेस पर मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं उनमें सेंसेशंस पर जो अमेरिकन किताबें छपी हुई हैं उनमें भी उस सेंसेशंस को डिफाइन करते हैं।
इसका मतलब है कि अमेरिका में भी लोग जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस, फीलिंग वगैरह को तो जानते हैं, सेंसेशंस के आम से आमतौर पर लोग वाकिफ नहीं है। जबकि इमोशंस की भी जो पीछे जो चीज़ जो मोटर चल रही है वो आपकी सेंसेशंस होती है। अब वो सेंसेशंस क्या चीज़ है? देखिए इमोशन जो है हमारे, हम जो है ये हमारा इमोशनल जोन कहलाता है। हमारी जितने इमोशंस भी हैं, टॉनी रॉबिन्स ने कहा जी हमारे जो है वो 3000 इमोशंस होते हैं और हम जो है वो 4-5 इमोशंस को जानते हैं और उन्हीं का हम बार बार नाम लेते हैं। लेकिन उसकी एक वीडियो में है कि 3000 से ज़्यादा इमोशंस हैं जो इंसान की ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करता है। लेकिन वो जितने भी 3000 के 3000 इमोशंस हैं वो इस जानिब होते हैं, इतने हिस्से में होते हैं। ये इसलिए हमारा ये इमोशनल जोन कहलाता है। हमारी सेंसेशंस जो हैं, हमारी सेंसेशंस पूरे के पूरे बदन में होती है, ऊपर भी होती है, हमारे जिस्म के अंदर भी होती है। इसलिए अभी जो है हम एक एक्सरसाइज करते हैं, डेफिनेटली वो मेडिटेशन है, ठीक है, माइंडफुल मेडिटेशन है। और उस मेडिटेशन में हम अपनी सेंसेशंस को एक्सपीरियंस करेंगे, सेंसेशंस को एक्सपीरियंस करेंगे। सेंसेशंस को एक्सपीरियंस तो हम कर रहे हैं, सेंसेशंस को हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है जी। और सेंसेशंस का मामला ये है, माइंडफुलनेस हमें बताती है कि दरअसल हमारे बिहेवियर का बराह रास्त ताल्लुक जो है हमारी सेंसेशंस के साथ होती है, इमोशंस के साथ नहीं होती है। क्यों कि सेंसेशंस के नतीजे में हमारे इमोशंस पैदा होते हैं। तो चूँकि इमोशंस को ऑब्जर्व करना ज़्यादा आसान है, नुमाया है ना इस हिस्से में, तो इनको ऑब्जर्व करना आसान है। इसलिए जो है आमतौर पर इमोशनल इंटेलिजेंस में इमोशंस को, फीलिंग्स को ऑब्जर्व करवाया जाता है, सेंसेशंस पर बात नहीं की जाती। लेकिन माइंडफुलनेस जो है वो सेंसेशंस पर काम करती है, ठीक है जी। तो हम जो है वो भी सेंसेशंस पर काम, एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है जी। और वैसे तो ये एक्सरसाइज जो है वो लेट कर करने की है, ठीक है, लेकिन हम ये कि यहाँ पर बैठे बैठे हम ये एक्सरसाइज करते हैं। जब आप इनको ऑब्जर्व करेंगे तो कई सेंसेशंस ऐसे होंगे जो हमारे, जिन्हें हम समझते हैं कि हमारे दिल से, हमारे अंदर से एक आवाज़ आएगी कि यार ये तो नेगेटिव इमोशन है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर पसीना बह रहा है तो क्या है, ये एक सेंसेशन है, ठीक है। तो क्या है, ये बास के लिए ये नेगेटिव इमोशन है, सेंसेशन है, ठीक है। बास के लिए प्रेजेंट सेंसेशन है। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा, एक्सेप्टेंस यहाँ पे मैंने लिखा, नॉन जजमेंटल। तो जब हम नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के अंदर आ जाते हैं तो सेंसेशन सिर्फ सेंसेशन रह जाती है। और जब सेंसेशन सिर्फ सेंसेशन रह जाती है, क्योंकि पसंद नापसंद का ताल्लुक जो है वो हमारी ज़ाती राय से है, और सेंसेशन जो है हमारे सिर्फ जिस्म का जो एक मैसेज है वो अच्छी या बुरी नहीं होती। तो हमें इस दौरान में ये भी प्रैक्टिस करना है कि उस सेंसेशन को अपनी ज़ाती राय, पसंद या पसंद के मुताबिक ऑब्जर्व करने की बजाय हम उसे बस एक्सेप्ट करें, ठीक है जी। चलिए तो फिर हम दोबारा शुरू करते हैं। इसी तरीके से हम बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करने के बाद लेते हुए नॉर्मल स्पीड में सांस, तवज्जो रखिए अपनी सांस पर या अपनी नाक के नथनों पर। इनहेल करते हुए तवज्जो दीजिए कि हवा आपके नथनों से आपके बदन में दाखिल हो रही है। और वो छू रही है आपकी नाक के अंदरूनी दीवारों को। तवज्जो कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए इस सेंसेशन को जो इस वक्त मौजूद है आपकी नाक के अंदर।
इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए। और अब अपनी तवज्जो लाइए अपने सीधे पाँव पर, पंजे पर। अपने सीधे पाँव की, सीधे पंजे की उंगलियों को खींचें। चाहे आप ऊपर की जानिब अपनी उंगलियों को करें या नीचे की जानिब, उसमें जो सेंसेशन है उस पर तवज्जो कीजिए। टखने से अपने पंजे को ऊपर की जानिब कीजिए। पंजे में और पिंडली में जो सेंसेशन है उसको ऑब्जर्व कीजिए। अब अपने सीधे पाँव को रिलैक्स कर लीजिए। तवज्जो कीजिए अपने बाएं पंजे पर, उल्टे पैर पंजे पर। और उल्टे पंजे ऊपर की जानिब कीजिए और ऊपर मौजूद सेंसेशन पर तवज्जो। उल्टी टांग की पिंडली पर मौजूद सेंसेशंस पर तवज्जो। अपने दोनों पंजों को रिलैक्स कीजिए। तवज्जो कीजिए अपनी पैरों की उंगलियों से घुटने तक मौजूद सेंसेशंस पर। और अपने पेट के मसल्स को खींचिए। पेट के मसल्स को खींचने पर, सख्त करने पर जो सेंसेशन तब्दील हुई है उस सेंसेशन पर तवज्जो कीजिए। वो सेंसेशन जैसी भी है उसे कबूल कीजिए। वो अच्छी या बुरी नहीं, बस है। जस्ट एक्सेप्ट। पेट के मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए। अब अपने सीने के मसल्स को खींचिए, उस पर बदलती हुई सेंसेशन पर तवज्जो कीजिए। अपने दोनों कंधों के मसल्स को खींचिए और आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों बाजुओं के मसल्स को, बाजू से कोहनी, कलाई और फिर उंगलियों तक के मसल्स को खींचिए। और तवज्जो कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए इन तमाम मसल्स पर मौजूद सेंसेशंस पर। एक्सेप्ट एज दे आर। अपने बाजुओं को उंगलियों से लेकर कंधों तक रिलैक्स कीजिए। अभी इनकी सेंसेशंस पर ऑब्जर्व कीजिए।
और अब अपने चेहरे पर तवज्जो कीजिए। आपके चेहरे पर मौजूद इस वक्त सेंसेशन, माथे पर पसीना सेंसेशन, आपके सर पर मौजूद सेंसेशन, आपके रुखसारों पर मौजूद सेंसेशन, आपकी नाक पर मौजूद सेंसेशन, होंठों पर मौजूद सेंसेशन, कानों पर मौजूद सेंसेशन। इससे तमाम सेंसेशंस अच्छी या बुरी नहीं, बस हैं। कबूल और अपनी तवज्जो लाइए अब अपनी ज़बान पर। ज़बान पर मौजूद सेंसेशंस पर वो तवज्जो कीजिए। हो सकता है आपको आपकी ज़बान पर प्यास महसूस हो रही हो, वो खुश्क हो रही हो, ये एक सेंसेशन है। जस्ट एक्सेप्ट। सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक तमाम जिस्म पर एक नज़र दौड़ाइए और जिस्म के जिस हिस्से में भी जो सेंसेशन है उन तमाम पर एक साथ मजबूरी तवज्जो डालिए। ऑब्जर्व कीजिए तमाम सेंसेशंस पर। गौर कीजिए कि जिस्म के किस हिस्से पर कोई सेंसेशन सबसे नुमाया है, उसे जजमेंट के बगैर ऑब्जर्व कीजिए। खुसूस अगर वो आपके लिए नापसंदीदा सेंसेशन है। पूरे जिस्म पर नज़र दौड़ाते हुए ऑब्जर्व करते हुए तमाम सेंसेशन पर, उस सेंसेशन पर ज़्यादा तवज्जो कीजिए जो आपके लिए जिस्म के हिस्से में सबसे शदीद है और आपके ख्याल में वो नापसंदीदा है। उस पर तवज्जो कीजिए, उसे कबूल कीजिए विदाउट एनी रेजिस्टेंस। जस्ट एक्सेप्ट। लेते हुए नॉर्मल स्पीड में सांस देते हुए तवज्जो अपनी सांस पर आहिस्ता आहिस्ता अपनी आँखें खोल दीजिए। ये तो हमारी जो जिस्म की जो आउटर सेंसेशंस है, ये इसकी एक मेडिटेशन है और इसको बॉडी स्केल कहा जाता है। और बॉडी स्केल में अभी तो हमने तकरीबन 10 मिनट की है और जो लोग बाकायदा इसकी ट्रेनिंग रहे होते हैं तो उनको फिर तीसरे या चौथे हफ्ते में तो आधे घंटे की एक एक्सरसाइज करवाई जाती है। और पहले आउटर सेंसेशंस को ऑब्जर्व कराया जाता है और उसके बाद जो है इनर सेंसेशंस, क्या वो हमारे जिस्म के अंदर भी मौजूद होंगे सेंसेशंस? सर ये सारी आउटर थी, अभी ये आउटर थी, इनके अलावा भी होती है। आप गौर कीजिए कि हमारा दिल धड़क रहा है, सही, तो पंप कर रहा है, तो मुसलसल रगड़ हो रही है, फेफड़े हैं, खून दौड़ रहा है, आ भी रहा है, जा भी रहा है। सेंसेशन पे एक मीम भी चल रहा है
कई किस्म के सनसनाहट और कराहट अच्छा। तो उसमें खातून में वो अपनी बताते हैं सेंसेशन की बीमारी है। ठीक है, सही है। 20-25 सेंसेशन बताते हैं कि ये सारी अच्छा। ठीक, जी जी, फिर इससे सबक लेना पड़ेगा। सीखनी पड़ेगी। तो वो सब सेंसेशंस हमारी जिसम के अंदर मौजूद है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जो एंशियस बिहेवियर पैदा होता है वो शायद हमारी बैरूनी सेंसेशन की वजह से ना हो, हमारी अंदरूनी सेंसेशन की वजह से पैदा होता है। तो मैं चूँकि एक ज़माने से इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हमारे तो गुरुजी कहते हैं कि सुबह में 1 घंटा आपको ये प्रैक्टिस करनी है, शाम को 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है, और मैं बाकायदगी से कर रहा हूँ कई साल से। आप यकीन करें कभी कभी ऐसा होता है, वो अपने इख्तियार में नहीं होता, कि ये कैफियत पैदा हो जाती है कि जो रगों में जो खून दौड़ रहा है उसकी सेंसेशन और दिल की धड़कने की जो आवाज़ है वो सुनाई देती है। क्यों? आप जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपके जो ये जो आपके जो 5 सेंसेस हैं वो इतने हसास हो जाते हैं कि आप एक्टिव हो जाते हैं। जी 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 बिल्कुल, कि आप उन चीज़ों को इस तरीके से इतनी गहराई के साथ और इतने करीब से आप उन्हें ऑब्जर्व करने के चाह के इग्नोर नहीं कर सकते जी, चाह के भी इग्नोर ना कर सके फिर उसको। हाँ In other बिल्कुल। words. लेकिन ज़ाहिर है कि वो फिर अगर मैं कम से कम आधा घंटा करूँ उसके बाद जो है वो कैफियत पैदा हो। सर एक छोटी सी बात बताऊंगा, मैंने सिर्फ एक सेशन अटेंड किया था डॉक्टर बदर अब्बासी जो क्लिफ्टन में कराते हैं, एक सिर्फ उसके 10 मिनट की सिर्फ एक्सरसाइज थी। उसके बाद मैंने वॉक की मेरी रूटीन है, मतलब थोड़ी बहुत 1 किलोमीटर इस तरह मॉर्निंग वॉक। तो मैंने खुद से जिस तरह उन्होंने बताया कि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज खुद से करनी शुरू की, 1-2 बार की, तो वाकई फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मैं तेज़ चलता था, मैं आपको अपनी एग्जांपल बता रहा हूँ। मुझे लगता था कि सालों से मैं ये कभी चेंज नहीं कर पाऊँगा। सिर्फ 1 या 2 सेशन, एक सेशन लिया, 1-2 बार खुद किया, अब वो चलने में जो ठहराव है नेचुरल तौर पे आ चुका, थोड़ा बहुत ही सही। क्योंकि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इसका बुनियादी मकसद ये है कि हमारे आसाब में हमारे जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी पैदा हो गई और हमें उसको नॉर्मलाइज करना है, उसको हमें न्यूट्रलाइज करना है। आज इस तेज़ी को मसला ये है, मसला नहीं कहना चाहिए बल्कि अलमिया ये है कि हमने इस तेज़ी को खूबी समझ लिया है और ये हमारी बर्बादी है। और खूबी इसलिए समझ लिया है कि आज हम डिजिटल दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हम जितना ज़्यादा अपने ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा हम कामयाब होंगे, और इस वजह से प्रोडक्टिविटी को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और प्रोडक्टिविटी की खातिर जो है नई नई चीज़ें हम लोग ईजाद कर रहे हैं। कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन और ऐप जो है उनका बुनियादी मकसद यही है कि हम अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बना लें। लेकिन क्या आप लोग हैरान नहीं होंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जिन इदारों में प्रोडक्टिविटी को अहमियत दी जाती है, आपके ख्याल में कौन से इदारे होंगे? गूगल और मल्टीनेशनल कंपनीज जी गूगल भी बिल्कुल, क्योंकि उनका तो दिन रात का काम जो है वो सारा का सारा जो है वो कोडिंग पर मुश्तमिल है। गूगल और फेसबुक है, अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मेटा हो गया, और इस तरीके से वो बहुत नाम है। ओपन एआई हाँ वो चैट वैसे तो किसका ओपन है तो उसका है, इसका है। नहीं अलग है। सा अलग है। ये चैट जीपीटी का जो बैक एंड कंपनी, ये सब और ऐसी बहुत सी हैं। मैकेंसी कंपनी का नाम आपने सुना होगा, दुनिया जी की सर, टॉप फर्म्स में शुमार होती है। कंसल्टिंग। जी, मैं उनकी वेबसाइट पर अभी कुछ अर्सा पहले एक ब्लॉग पढ़ रहा था।
उसमें उन्होंने बताया कि दुनिया में जिन 5 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, उनमें से पहले नंबर पर AI है, फिर इसके अलावा और बाकी जो पहली 4 जो हैं वो उनका सारा का सारा ताल्लुक डिजिटल टेक्नोलॉजी से है। और 5वीं चीज़ माइंडफुलनेस है। दुनिया में माइंडफुलनेस पर इन चीज़ों पे जितना खर्चा हो रहा है उतने ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और पैसा खर्च किया जा रहा है माइंडफुलनेस पर। क्या माइंडफुलनेस वाकई इतनी ज़रूरी चीज़ है इंसान के लिए? ये जो कंपनियां हैं ये बेवकूफ़ नहीं है, ये सब की सब सिर्फ उन चीज़ों पर पैसा खर्च करती हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक जो है पैसा कमाने से हो। हमारे यहाँ ज़्यादा देर काम करने को कमाल समझा जाता है और ये समझा जाता है कि हम जितना ज़्यादा देर काम करेंगे उतना ज़्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी होगी, उतना ज़्यादा हम तेज़ी के साथ तरक्की करेंगे, चाहे फ़र्द की हैसियत से हो चाहे इदारे की हैसियत से हो। 2002 में एक अजीब वाक़या हुआ गूगल अमेरिका की तारीख। लोगों ने जॉब छोड़कर जाना शुरू कर दिया। जो लोग जॉब कर रहे थे उनकी परफॉर्मेंस घटना शुरू हो गई, 20%, 30%, 40% तक चली गई। लोग छोड़ रहे हैं, उसकी वजह से आप लोगों को फायर भी नहीं कर सकते। और ये सब वो लोग हैं जो इंतहाई माहिर लोग हैं, जिनको मिलियंस ऑफ डॉलर पे किए जा रहे हैं गूगल की जानिब से। तो क्या कंपनी को बंद कर दिया जाए? ऐसे में जब स्ट्रेस की वबा पूरे गूगल में फैल गई, और आपको पता है वहां पर तो बहुत सख्त कंपटीशन होता है इन कंपनी से, इसी वजह से वो आपको ठीक ठाक पे भी करती हैं। और सारा का सारा दिमाग जो है, सारा काम जो है वो आपका दिमाग का काम होता है। तो कंपनी की मैनेजमेंट बहुत परेशान है। ये गूगल अमेरिका की बात कर रहा हूँ। कंपनी में एक आदमी ऐसा था जो स्ट्रेस एंजाइटी से कोसों दूर था। वो भी ऑफिसर था और एक सीनियर वर्कर था, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही थी और वो बड़े से बड़े कॉन्फ्लिक्ट में, बड़े से बड़े इशू में बड़ी हाजिर बाशी के साथ और खुश दिली के साथ कूदता उस मसले को हल कर देता। चंद साल में उस शख्स का नाम उसकी इस बिहेवियर की वजह से पड़ गया जॉली गाय। जॉली गाय। जॉली गाय, आप समझ सकते हैं कि उसको जॉली गाय क्यों कहते हैं। उसका खुश रहने की वजह से और बड़े बड़े मसाइल हल कर देने की वजह से। दूसरी वजह ये थी कि इसका असल नाम बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन था, वो एक चाइनीज था। चाइनीज। उसका असल नाम ये था, टेड बेंग चेन। ओके। ये मैंने भी बड़ी मुश्किल से याद किया। ये शायद यहाँ पर ये जी नहीं है, टेड बेंग चेन। तो मैनेजमेंट ने इसको बुलाया, उसने कहा यहाँ पर लोग छोड़ के जा रहे हैं और जो लोग मौजूद है उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी कम होती चली जा रही है, रोज़ जो है वो हमारे लोग स्ट्रेस का मरीज़ बनते चले जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर बेहतरी आती चली जा रही है, क्या चक्कर है? ऐसा क्या करते हो तुम? कौन सी बूटी तुमने खाई है भाई?
उसने कहा कुछ नहीं, मैं तो जब सुबह को निकलता हूँ, मेरा तो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, मैं जब सुबह घर से निकलता हूँ तो आपको पता है इन लोगों के जो चाइनीज़ के जो मजहबी रिचुअल्स हैं उनमें जो है वो मेडिटेशन शामिल है। और पार्ट ऑफ देयर रिलीजन। जी बिल्कुल। तो उसने कहा जी मैं सुबह को निकलता हूँ, 4 बजे उठता हूँ और उसके बाद जो है वो अपना जो रिचुअल्स हैं वो मैं करता हूँ और वापस आ जाता हूँ। फिर घर जाने के बाद जो है शाम को दोबारा जो है वो रिचुअल्स करता हूँ, अल्लाह खैर सदा। उन्होंने कहा अच्छा, तो वो ज़रा तुम हमें भी बताओ, यहाँ पर भी कराओ। तो वो उसने वहाँ पर चंद लोगों को जमा किया और उन लोगों को बाकायदगी से मेडिटेशन कराना शुरू कर दी जो वो करता था। मैंने शुरू में आपको बताया कि डॉक्टर जॉन कबर्ट-ज़िन ने सिरा कहाँ से पकड़ा था? थी ना हेन के एक मेडिटेशन लेक्चर से। और ये वही है जो बुद्धिस्ट का जो बिल्कुल बेसिक मेडिटेशन है, विपश्यना। और ये और जो दूसरे हैं वो सब एक ही कबील के हैं। और इन सब का आगाज़ जो है वो चाइना से हुआ है, तिब्बत से। तो जब इसने कराना शुरू किया तो उनके अंदर बड़ी तब्दीली रूनुमा होना शुरू हुई। मैनेजमेंट बहुत हैरान हुई, उसने और लोगों को भी जमा किया। अगले 1-1.5 साल के अंदर मैनेजमेंट ने ये फैसला किया कि हमारे हर वर्कर के लिए ज़रूरी है कि वो जॉली गाय की बताई हुई मेडिटेशन को प्रैक्टिस करें। लेकिन आपको मालूम है कि अमेरिकन किसी भी काम को बगैर साइंसी बुनियादों पर परखे एक्सेप्ट नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि यार ये आदमी की ये चीज़ तो बहुत गज़ब की है, कि इसको जो है वो साइंसी बुनियादों पर परखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम उसके बगैर प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, एक तो ये कि 8-10 लोग बैठकर कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको बाकायदा कंपनी कल्चर का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो फिर हमारे तो वहाँ तो कवानीन बहुत सख्त है ना। यहाँ तो जो मर्जी चाहे कर लो, सब आज़ाद हैं। तो उन्होंने कहा कि यार एक्सपर्ट्स पकड़ो, गौर करते रहे। जॉली गाय को साथ में बिठाया तो उन्होंने कहा यार देखो जो कुछ आप प्रैक्टिस करा रहे हैं इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप मेडिटेशन करा रहे हैं। दूसरी बात ये कि चूंकि हम स्ट्रेस पे काम कर रहे हैं तो स्ट्रेस का बराह रास्त ताल्लुक जो इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ है। तो मेडिटेशन पर भी बहुत रिसर्चेज हुई हैं साइंटिफिक लेवल पर पूरी दुनिया में। और इमोशनल इंटेलिजेंस तो निकला ही अमेरिका से, डॉक्टर डेनियल गोलमैन, ठीक है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट इज़ मोर देन IQ, बहुत मशहूर किताब है। 1900 ये उसी ज़माने में आई थी जब डॉक्टर जॉन कबर्ट-ज़िन की किताब आई थी। दोनों 1-2 साल के फर्क से आगे पीछे आई। तो कंपनी ने, गूगल ने ऑफिशियली डॉक्टर डेनियल गोलमैन और डॉक्टर जॉन कबर्ट-ज़िन दोनों को बुलाया। अब ये दोनों अपनी अपनी फील्ड के PhDs हैं जिन्होंने कई दिहाइयाँ खर्च कर दी हैं अपने काम में रिसर्च करते हुए, और दोनों साइंटिस्ट हैं। इन दोनों को बिठाया और जॉली गाय को बिठा दिया। अब 3 एक ट्राइका बन गए। उन्होंने कहा देखो जी हमारी कंपनी में इस आदमी की मेडिटेशन प्रैक्टिस की वजह से बड़ा मसला हल हो गया है। अब आप ये बताइए कि ये आदमी से तो आप जो है साइंटिफिकली कैसे जो आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो अगले 2 साल तक ये लोग काम करते चले गए यहाँ तक कि 2005 में गूगल ने एक कोर्स लॉन्च किया 2 महीने का, सर्च इनसाइड योरसेल्फ। ये उस कोर्स का नाम है जो टेडमैन चेंग, डॉक्टर जॉन कबर्ट-ज़िन और डॉक्टर डेनियल गोलमैन तीनों ने रिसर्च के बाद जो है पेश किया था। और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जो डॉक्टर जॉन कबर्ट-ज़िन ने 1979 में शुरू की थी वो एक स्टेप और आगे बढ़ गई
इसको इन्होंने नाम दिया सर्च इनसाइड योरसेल्फ, इमोशनल इंटेलिजेंस बेस्ड माइंडफुलनेस। इमोशनल इंटेलिजेंस बेस्ड माइंडफुलनेस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी साइंस है, पूरी दुनिया में काम हो रहा है, पूरी दुनिया में